हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। जय हिंद, जय भारत। और आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी के प्रचार प्रसार से संबंधित कौन कौन सी सोसाइटी रहीं, कौन कौन से कॉलेज हैं जिन्होंने सहायता की है, कौन कौन सी पत्रिकाएं ऐसी रही हैं जिनकी सहायता रही है हिंदी के प्रचार प्रसार में। तो चलिए इनको शुरू करते हैं। अगर लगातार आपने 10 क्वेश्चनों के जवाब दे दिए तो समझ लीजिए कि आपका सिलेक्शन पक्का है, आपकी स्टडी जो है अच्छी चल रही है। तो बिना देर करते हुए आगे बढ़ते हैं। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पुनर्जागरण आंदोलन और हिंदी साहित्य के विकास में निम्नलिखित में से सर्वप्रथम योगदान किस संस्था का रहा? फोर्ट विलियम कॉलेज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, आर्य समाज या ब्रह्म समाज? तो यहाँ पर आप अपना आंसर कमेंट करें और यहाँ जो सही आंसर होगा वो होगा ए नंबर, फोर्ट विलियम कॉलेज। यानी कि सर्वप्रथम योगदान किसका रहा? तो फोर्ट विलियम कॉलेज का योगदान रहा। ठीक है, नेक्स्ट है, फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता में है, इसके संस्थापक कौन हैं? तो फोर्ट विलियम कॉलेज जो कोलकाता में है इसके संस्थापक आपको बताना है। तो वास्तविकता में इसके जो संस्थापक हैं, क्या वो मैक्स मूलर हैं, लॉर्ड वेलेजली हैं, जॉन गिलक्रास्ट हैं या फिर जॉर्ज ग्रियर्सन हैं? तो यहाँ पर मैं आपको सही आंसर बता देता हूँ, यहाँ लॉर्ड वेलेजली हो जाएगा। यानी फोर्ट विलियम कॉलेज के जो संस्थापक हैं वो कौन हो जाएंगे? लॉर्ड वेलेजली हो जाएंगे। यहाँ बी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, और यहाँ पर कुछ आपको संस्थापक दिए हैं और कुछ संस्थाएं दी हैं। तो आपको बताना है कि किस संस्था के कौन से संस्थापक रहे हैं। तो यहाँ मैं क्रमशः आपको बता देता हूँ कि जो हमारा राष्ट्रीय समाज सुधार परिषद है, इसके जो रहे हैं संस्थापक वो रहे हैं महागोविंद। कौन रहे हैं? महागोविंद देव रानाडे। समाज सुधार परिषद के कौन रहे हैं? तो महागोविंद देव रानाडे रहे हैं। इसके बाद आर्य समाज, तो आर्य समाज का सभी लोगों को ज्ञात होगा कि आर्य समाज के दयानंद सरस्वती जी संस्थापक रहे हैं। नेक्स्ट, अगर हम प्रार्थना समाज की बात करें तो प्रार्थना समाज के केशव चंद्र सेन जी रहे हैं। प्रार्थना समाज के कौन रहे हैं? केशव चंद्र सेन जी रहे हैं। इसके बाद अगर हम ब्रह्म समाज की बात करें तो ब्रह्म समाज के राजा राममोहन राय जी संस्थापक रहे हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक बार मैं फिर इसको बता देता हूं। राष्ट्रीय समाज सुधारक के महागोविंद देव रानाडे, आर्य समाज के दयानंद सरस्वती जी, प्रार्थना समाज के तो केशव चंद्र सेन जी, और ब्रह्म समाज के तो राजा राममोहन राय जी संस्थापक रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आपका है चौथा, कि स्थापना काल की दृष्टि से आपको सही अनुक्रम इसका बताना है। स्थापना काल की दृष्टि से सही अनुक्रम आपको बताना है कि किसका कब स्थापना हुई थी। तो बताएंगे भैया, जरा फटाफट बताएंगे। तो जैसा कि हम आपको बता पा रहे हैं कि यहाँ पर जो सबसे पहले आएगा वो आएगा ब्रह्म समाज। कौन सा आएगा भैया स्थापना काल की दृष्टि से? तो सबसे पहले आपको ब्रह्म समाज पर ध्यान देना है। तो ब्रह्म समाज इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, यानी ये तीन हमारे क्या हो गए बेटा? अलग हो गए। तो यहाँ पर सबसे पहला क्या हो जाएगा? ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी 1828 में। कब हुई थी? 1828 में। इसके बाद थियोसॉफिकल सोसाइटी, तो इसकी हुई थी 1875 में। और अगर हम आर्य समाज की बात करें तो इसकी भी 1875 में ही हुई थी। ठीक है, और रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो हुई थी वो 1898 में हुई थी। ठीक है, चलिए आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं, इन कथनों में आपको बताना है। राजा राममोहन राय ने 1815 ईस्वी में वेदांत सूत्रों का हिंदी अनुवाद प्रकाशित कराया था। 1829 ईस्वी में बंगदूत नामक हिंदी पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया। क्या ये कथन सत्य है? आपको ये बताना है। एक बंगाली का हिंदी प्रेम उसकी राष्ट्रीय भावना का परिचायक है। तो यहाँ पर जो मैं आपको आंसर बता दूं कि यहाँ पर आपका जो हो जाएगा वो ए और आर दोनों सही हो जाएंगे। ए और आर दोनों क्या हो जाएंगे?
सही हो जाएंगे तथा एक दूसरे के पूरक हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर ए नंबर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन भी कथनों से संबंधित है, तो यहां पर कथन पढ़ लेते हैं कि व्याकरण की दृष्टि से हिंदी और उर्दू में कोई अंतर नहीं है। अगर हम हिंदी और उर्दू को देखें तो क्या व्याकरण की दृष्टि से कोई अंतर नहीं है। चलिए, सेकंड है कि सन 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज ने उर्दू और हिंदी की अलग अलग पहचान स्थापित कर भाषा का विभाजन कर दिया। तो अब देखिए, दोनों जो हैं एक दूसरे के विभाजक चल रहे हैं, तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होने वाला है वो क्या होगा, तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, कि ए और आर दोनों सही हैं तथा ए की सही व्याख्या आर करता है। मतलब दोनों की व्याकरण जो थी वो समान थी, लेकिन फिर बाद में उसको क्या कर दिया गया है, अलग अलग कर दिया गया है। तो यहाँ पर आपका सही क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि हिंदी के प्रचार कार्य में निम्नलिखित में से सर्वप्रथम महत्वपूर्ण योगदान किसका था। संस्कृत नाटकों का अनुवाद, पुराणों का अनुवाद, बाइबल का अनुवाद या फिर पाश्चात्य नाटकों का अनुवाद। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बाइबल का अनुवाद। ठीक है, हिंदी के प्रचार कार्य में निम्नलिखित में से सर्वप्रथम महत्वपूर्ण योगदान किसका है, तो बाइबल के अनुवाद का है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। हिंदी गद्य की प्राचीनतम रचना है भाषा योग वशिष्ठ, पद्म पुराण, रानी केतकी की कहानी और चंद छंद वर्णन की महिमा। तो यहाँ पर आपको बताना है कि हिंदी गद्य की प्राचीनतम रचना यानी पुरानी रचना जो है वो कौन सी है। तो इस बात का ध्यान रखना कि वो हमारी क्या हो जाएगी, चंद छंद वर्णन की महिमा हो जाएगी। यानी यहाँ पर जो आंसर रहेगा वो आपका क्या हो जाएगा, डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे और अगला है आपको रचना काल की दृष्टि से इनका अनुक्रम बताना है कि सबसे पहले किसका प्रकाशन हुआ था, भाषा योग वासिष्ठ या पद्म पुराण, प्रेम सागर या उदयभान चरित का। तो बताएंगे भैया, क्रमशः आपको बताना है। तो देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले आप लोगों को बस इतना याद रखना है इसमें कि सबसे पहले जो प्रकाशन हुआ था वो किसका, भाषा योग वशिष्ठ का, या सबसे पहले लिखा गया कौन सा है, तो भाषा योग वशिष्ठ। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो फिर इसके बाद पद्म पुराण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पद्म पुराण, फिर इसके बाद प्रेम सागर हो जाएगा और फिर उदयभान चरित हो जाएगा। इनका क्रमशः हम रचना काल बता देते हैं। तो भाषा योग वशिष्ठ है, इसका जो होगा वो 1741 हो जाएगा, 1741 हो जाएगा। अगर हम पद्म पुराण की बात करें तो पद्म पुराण का 1761 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1761 हो जाएगा। प्रेम सागर की यदि हम बात करें तो 1803 हो जाएगा, 1803। और अगर हम उदयभान चरित की बात करें तो इसका भी सेम 1803 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है कि अंग्रेजी के माध्यम से हिंदी के अध्ययन का मार्ग प्रशस्त करने वाले महानुभाव कौन से हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि अंग्रेजी के माध्यम से हिंदी के अध्ययन का मार्ग प्रशस्त करने वाले महानुभाव जो हैं वो जॉन गिलक्राइस्ट हैं। कौन है, जॉन गिलक्राइस्ट हैं। बी नंबर आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हिंदुस्तानी के स्थान पर हिंदी शब्द प्रचलित करने का श्रेय किसको जाता है। यानी पहले जो हिंदुस्तानी भाषा थी बाद में वो हिंदी बन गई, यानी कि हिंदी उसको नाम दे दिया गया। तो ये काम किसका है, किसको इसका श्रेय जाता है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका विलियम प्राइस। क्या हो जाएगा, विलियम प्राइस, यानी सी नंबर आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके प्रयासों से अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। निम्नलिखित में से किसके प्रयासों से अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम किसके प्रयासों से बनाया गया, तो वो किसका प्रयास था, लॉर्ड मैकाले जी का प्रयास था। किसका प्रयास था, लॉर्ड मैकाले जी का। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि जो हमारी अदालती भाषा के संबंध में जो इश्तिहारनामा कब प्रकाशित हुआ था, यानी अदालत की जो भाषा है उसके लिए इश्तिहारनामा कब प्रकाशित हुआ था। सन 1836 में, सन 1840 में, सन 1844 में या सन 1848 में। तो ये हुआ था बेटा कब, 1846
1836 में। कब हुआ था? 1836 में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सही आंसर? ए नंबर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, संयुक्त प्रांत अब उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की राजभाषा उर्दू कब घोषित हुई? संयुक्त प्रांत अब उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की राजभाषा उर्दू कब घोषित हुई? तो ये पहले की बातें हो रही हैं भैया, तो यहाँ पर 14 का हो जाएगा आपका 1844 में। कब हुई थी? 1844 में। ठीक है, नेक्स्ट, अब तो हिंदी है। इसके बाद क्या है? निम्नलिखित को सुमेलित करते हुए सही उत्तर चुनना है आपको। तो बताएं भैया, उदंड मार्तंड जो है, उदंड मार्तंड जो है वो किसके द्वारा प्रकाशित हुआ था? तो सब जानते हैं, युगल किशोर जी के द्वारा प्रकाशित हुआ था। इसके बाद बनारस अखबार, तो बनारस अखबार जो है वो सितारे हिंद जी के द्वारा प्रकाशित हुआ था। बुद्धि प्रकाश जो है, बुद्धि प्रकाश, तो ये सदा सुखलाल जी के द्वारा प्रकाशित हुआ था। और सुधाकर जो हुआ था तो ये हुआ था तारा मोहन मित्र जी के द्वारा। ठीक है, तो ये कुछ पत्र दिए गए थे यहाँ पर, तो उनके हमने मिलान कर दिए हैं। उदंड मार्तंड युगल किशोर जी, सुधाकर जी तारा मोहन, और बुद्धि प्रकाश सदा सुखलाल, बनारस अखबार सितारे हिंद जी के द्वारा प्रकाशित किए जाते थे। ठीक है, या संपादक थे, ऐसा आप कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाशन काल की दृष्टि से आपको सही अनुक्रम बताना है। प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम बताना है, तो बताएंगे फटाफट। तो यहाँ पर आप ध्यान देना कि यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? सबसे पहले उदंड मार्तंड हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद हो जाएगा आपका सुधाकर, और सुधाकर के बाद हो जाएगा वंगदूत, और वंगदूत के बाद हो जाएगा बुद्धि प्रकाश। वंगदूत के बाद क्या हो जाएगा? बुद्धि प्रकाश हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही क्रम क्या हो जाएगा? उदंड मार्तंड, फिर इसके बाद सुधाकर, फिर इसके बाद वंगदूत, और फिर इसके बाद बुद्धि प्रकाश पत्र का प्रकाशन वर्ष हुए, यानी कि कब से ये प्रकाशित हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, बाइबल का हिंदी अनुवाद किसने करवाया? 17वां क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाइबल का हिंदी अनुवाद किसने करवाया था? तो वो करवाया था किसने? विलियम कैरे जी ने। किसने करवाया था बाइबल का हिंदी अनुवाद? तो विलियम कैरे जी ने करवाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हिंदी को आर्य भाषा किसने कहा? बहुत इंपॉर्टेंट, हिंदी को आर्य भाषा किसने कहा? दयानंद सरस्वती जी ने, सितारे हिंद जी ने, केशव चंद्र सेन जी ने, या शारदा चरण मित्र जी ने? तो वो कहा है किसने? दयानंद सरस्वती जी ने। किसने कहा? दयानंद सरस्वती जी ने। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दक्षिण का टंडन निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है या कहा गया है? तो दक्षिण का टंडन आपको बताना है, तो वो कहा जाता है किसको बेटा? मोटरी सत्यनारायण को। किसको कहा जाता है? मोटरी सत्यनारायण को दक्षिण का टंडन कहा जाता है। ठीक है, 20वें क्वेश्चन पर हम बढ़ेंगे, और 20वां क्वेश्चन आपका ये रहा। और 20वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को सुमेलित करते हुए सही उत्तर चुनिए। निम्नलिखित को सुमेलित करते हुए सही उत्तर चुनिए। यशपाल का जो यशपाल हैं जो कहाँ के हैं? डॉक्टर भास्करन हैं, वो कहाँ के हैं? गजानन माधव मुक्ति बोध या मोटरी सत्यनारायण कहाँ से संबंधित हैं? आपको ये बताना है। तो यहाँ पर जो आपके सही आंसर होने वाले हैं वो हो जाएगा यशपाल जो हैं बेटा वो पंजाब से संबंधित हैं या पंजाब के हैं। तो यशपाल कहाँ से संबंधित हैं? पंजाब से। भास्करन जो हैं यानी भास्करन जो नायर हैं ये हैं अपने कहाँ से? केरल से संबंधित। कहाँ से हैं? केरल से। और गजानन माधव मुक्ति बोध, तो गजानन माधव मुक्ति बोध जो हैं वो महाराष्ट्र से संबंधित हैं। और अगर हम मोटरी सत्यनारायण की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश से संबंधित हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको सीख लेना है। यशपाल कहाँ से संबंधित है? पंजाब से। डॉक्टर भास्करन नायर जो हैं वो कहाँ से हैं? केरल से। गजानन माधव मुक्ति बोध हैं वो महाराष्ट्र से। और मोटरी सत्यनारायण जो हैं वो कहाँ से हैं? तो आंध्र प्रदेश से हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से वह हिंदी साहित्यकार जो पंजाब का निवासी नहीं है। जो पंजाब का निवासी नहीं है, तो निम्नलिखित में से वह हिंदी साहित्यकार जो पंजाब का निवासी नहीं है, तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएंगे? फणीश्वर नाथ रेणु जी। कौन हो जाएंगे? फणीश्वर नाथ रेणु जी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारत में हिंदी का छापाखाना सबसे पहले कहाँ स्थापित हुआ? भारत में
हिंदी का छापा खाना सबसे पहले कहाँ स्थापित हुआ? तो सबसे पहले हिंदी का जो छापा खाना था वो था कहाँ पर? कोलकाता में। कहाँ स्थापित किया गया था? कोलकाता में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूर दूर तक हिंदी का प्रचार करने वाले धार्मिक संप्रदाय हैं किसके? विट्ठल के, वारकरी, महानुभाव या उक्त तीनों? तो यहाँ पर बताना है कि दूर दूर तक हिंदी का प्रचार करने वाले धार्मिक संप्रदाय हैं तो किसके हैं? तो वास्तविकता में ये उक्त तीनों के हैं। विट्ठल ने भी बहुत अच्छा योगदान दिया, विट्ठल संप्रदाय ने, वारकरी संप्रदाय ने भी और महानुभाव संप्रदाय ने भी। तो यहाँ पर उक्त क्या हो जाएंगे? तीनों सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद है ईसाई मिशनरियों का प्रधान केंद्र कहाँ था? तो ईसाई मिशनरियों का जो प्रधान केंद्र था वो था कहाँ पर? श्री रामपुर। कहाँ पर था? श्री रामपुर में था। किसका? ईसाई मिशनरियों का प्रधान केंद्र। ठीक है, नेक्स्ट है सत्य प्रकाश नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? सत्य प्रकाश नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर आपके हो जाएंगे सत्य प्रकाश। तो ये लिखी थी किसने बेटा? विवेकानंद जी ने, या फिर दयानंद सरस्वती जी ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने, या भीमराव अंबेडकर ने? तो सत्यार्थ प्रकाश लिखी थी किसने? दयानंद सरस्वती जी ने। सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी थी? दयानंद सरस्वती जी ने। तो बी आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन है आपका कि हिंदी प्रयोग को राष्ट्रीय स्वरूप देने का श्रेय किसको जाता है? हिंदी प्रयोग को राष्ट्रीय स्वरूप देने का श्रेय किसको जाता है? तो वो भी किसको जाता है? केशव चंद्र सेन, एनी बेसेंट, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय? तो वो जाता है बेटा किसको? दयानंद सरस्वती जी को। किसको जाता है? दयानंद सरस्वती जी को। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि स्वतंत्रता आंदोलन के साथ ही राष्ट्रभाषा प्रचार कार्य को अग्रसर करने वाले सर्वप्रमुख महानुभाव कौन हैं? स्वतंत्रता आंदोलन के साथ ही राष्ट्रभाषा प्रचार कार्य को अग्रसर करने वाले सर्वप्रमुख महानुभाव कौन हैं? भगत सिंह, चंद्रशेखर जी, सुभाष चंद्र बोस या महात्मा गांधी? तो सभी लोग इसका आंसर राइट कर सकते हैं। वो कौन थे? महात्मा गांधी जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा चेन्नई के संस्थापक कौन हैं? दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा चेन्नई के संस्थापक कौन थे? आपको बताना है। तो बताइए भैया जरा, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा चेन्नई के संस्थापक कौन थे? तो वास्तविकता में ये संस्थापक जो थे वो महात्मा गांधी जी थे। कौन थे? महात्मा गांधी जी थे। और वास्तविकता में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा कब स्थापित हुई? तो 1915 में स्थापित हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ यहाँ पर आपको संस्था दी हुई हैं और कुछ उनके स्थान दिए हुए हैं, तो बताना है कि कौन सी संस्था कहाँ पर स्थापित है। तो फोर्ट विलियम कॉलेज जो है बेटा वो सभी को मालूम है कि कहाँ है, पढ़ चुके हैं पहले क्वेश्चन में। कोलकाता, कहाँ है? कोलकाता। गुजरात विद्यापीठ जो है, तो गुजरात से आप समझ सकते हो गुजरात ही कहाँ है। गुजरात में अहमदाबाद है, तो ये गुजरात विद्यापीठ कहाँ हो जाएगी? अहमदाबाद में। प्रगतिशील लेखक संघ, तो सभी जानते हैं ये अपना क्या हो जाएगा? लखनऊ, नवाबों का शहर। और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, तो ये तो क्या हो जाएगी? हमारी वर्धा हो जाएगी। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति कहाँ हो जाएगी? वर्धा हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका के संपादक कौन थे? ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका के संपादक कौन थे? 30 नंबर का क्वेश्चन है, आपको बताना है कि ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका के संपादक कौन थे। तो यहाँ पर जो आपका सही हो जाएगा वो हो जाएगा नवीन चंद्र राय। कौन थे ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका के संपादक? तो नवीन चंद्र राय जी ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका के संपादक थे। ठीक है, सी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन के प्रयत्नों से कौन सी संस्था स्थापित हुई? राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन के प्रयत्नों से कौन सी संस्था स्थापित हुई? तो देखिए ये नहीं है, ये भी नहीं है, तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा कौन सी संस्था स्थापित हुई? तो वो हुई हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है कि 32 और यहाँ पर आपको सुमेलित करना है। कुछ यहाँ पर हिंदी प्रचारक संस्थाएं हैं, कुछ यहाँ पर स्थान दिए गए हैं, तो कौन सी कहाँ पर है ये आपको बताना है। तो फटाफट आप लोग इसका आंसर करेंगे। तो हिंदी उद्धारणी प्रतिनिधि सभा जो है वो कहाँ पर है ये आपको बताना है। तो हिंदी उद्धारणी प्रतिनिधि सभा जो है वो प्रयाग हो जाएगी। कहाँ हो जाएगी? प्रयाग। और असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति जो है वो कहाँ है? गुवाहाटी में। असम राष्ट्रभाषा से ही समझ सकते हो। नेशनल बुक ट्रस्ट जो है तो वो कहाँ है? नई दिल्ली में है। और हिंदी विद्यापीठ जो है वो कहाँ पर है? मुंबई में है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको ठीक कर सकते हो। हिंदी उद्धारणी प्रतिनिधि सभा प्रयाग, असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति गुवाहाटी, और नेशनल बुक ट्रस्ट तो ये नई दिल्ली, और हिंदी विद्यापीठ ये कहाँ हो जाएगा? मुंबई हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर आपको फिर से कुछ स्थापना काल बताना है और उनका साथ साथ में क्रम भी बताना है, तो फटाफट बताएंगे। तो सबसे पहले कौन सी संस्था का स्थापना हुई? हिंदी साहित्य सम्मेलन, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार संस्था, हिंदी विद्यापीठ या राष्ट्रभाषा परिषद, तो किसकी हुई ये आपको बताना है। तो मैं आपको वास्तविकता बता देता हूँ कि सबसे पहले जो संस्था स्थापित की गई वो है हिंदी साहित्य सम्मेलन। कौन सी है? हिंदी साहित्य सम्मेलन, क्योंकि ये 1910 में स्थापित की गई थी। कब की गई थी? 1910 में स्थापित की गई थी। इसके बाद दक्षिण भारत हिंदी प्रचार समिति या संस्था, तो ये 1915 में हुई थी। और हिंदी विद्यापीठ, तो हिंदी विद्यापीठ जो है वो 1929 में। और इसके बाद राष्ट्रभाषा परिषद समिति या राष्ट्रभाषा परिषद, तो ये 1945 में स्थापित की गई थी। साथ ही साथ मैंने कि डेट अगर बताऊं, डेट तो मैंने बताई दी है, इसका स्थान बताऊं तो हिंदी साहित्य सम्मेलन ये प्रयाग में है। कहाँ पर है? प्रयाग में है। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार संस्था, तो ये हमारी चेन्नई में है। दक्षिण शब्द से चेन्नई पे ध्यान दिया करो, ठीक है। इसके बाद हिंदी विद्यापीठ, तो ये देवघर में है। हिंदी विद्यापीठ कहाँ है? देवघर में। और राष्ट्रभाषा परिषद, तो ये हमारी कहाँ पर है? पुणे में है। ये कहाँ पर है? पुणे में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की शाखाएं निम्नलिखित में से किन राज्यों में खुली हैं? दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की शाखाएं निम्नलिखित में से किन राज्यों में खुली हैं ये आपको बताना है। और यहाँ पर आपका जो सही हो जाएगा, देखो उत्तर प्रदेश वगैरह तो होगा नहीं, मध्य प्रदेश नहीं होगा, यहाँ पर उत्तराखंड दिया है, ये भी नहीं होगा। वास्तविकता में है क्या? केरल। दक्षिण भारत पूछ रहा है ना, तो उधर ही होंगी सबकी सब संस्थाएं, तो केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। ठीक है, यहाँ पर दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की शाखाएं खुली हुई हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। और अगला क्वेश्चन है कि वर्धा और चेन्नई में राष्ट्रभाषा प्रचार की समितियां किसकी प्रेरणा से स्थापित हुईं? वर्धा और चेन्नई में राष्ट्रभाषा प्रचार की समितियां किसकी प्रेरणा से स्थापित हुईं? तो ये हुई थी किसकी प्रेरणा से स्थापित? ये हुई थी महात्मा गांधी जी की प्रेरणा से स्थापित। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कुछ यहाँ पर पत्र पत्रिकाएं दी हुई हैं बेटा, और इनका हमें बताना है कि जो ये पत्रिकाएं दी हैं इनके संपादक कौन रहे हैं। तो बिना देर करते हुए आप अपना आंसर करिए। मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको कि जो हिंदी प्रदीप पत्रिका है ये बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा प्रकाशित की गई थी, या संपादक जो थे वो कौन थे? बालकृष्ण भट्ट जी थे। इसके बाद विशाल भारत, तो विशाल भारत जो है वो इसके विशाल भारत के संपादक कौन थे? तो विशाल भारत पत्रिका के संपादक कौन थे? तो रामानंद चट्टोपाध्याय जी थे। और सरस्वती का तो सब लोग जानते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे। और नवजीवन के कौन थे? महात्मा गांधी जी थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेहरू रिपोर्ट में किस भाषा को सर्वमान्य घोषित किया गया? नेहरू रिपोर्ट में किस भाषा को सर्वमान्य घोषित किया गया था? हिंदुस्तानी को, खड़ी बोली को, उर्दू को या अंग्रेजी को? तो सर्वमान्य किस भाषा को कहा गया था? तो वो कहा गया था किसको? हिंदुस्तानी को सर्वमान्य घोषित
किया गया था। यहाँ पर ए नंबर आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हिंदी का प्रहरी किसे कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी का प्रहरी किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है किसको, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी को। हिंदी का प्रहरी किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है किसको, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना कब हुई। तो हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना कब हुई, तो ये हम अभी बता चुके थे आपको। तो कब हुई थी ये, तो ये हुई थी 1910 ईस्वी में। ठीक है, कहाँ, प्रयाग में 1910 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना हुई थी। इसके बाद है सन 1893 में हिंदी प्रचार के निमित्त सर्वाधिक सशक्त सभा की स्थापना की गई थी। उस सभा का नाम आपको बताना है, उस सभा का नाम आपको बताना है, तो वो क्या है, हिंदी उद्धारणी प्रतिनिधि सभा है, या भाषा संवर्धनी सभा है, या राष्ट्रभाषा प्रचार सभा है, या नागरी प्रचारणी सभा है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, नागरी प्रचारणी सभा। ठीक है, तो यहाँ 40 का क्या हो जाएगा आपका, डी नंबर सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन है आपका 41 कि चेन्नई के विद्यालयों में हिंदी शिक्षा की अनिवार्यता किसके प्रयत्नों का परिणाम है। चेन्नई के विद्यालयों में हिंदी शिक्षा की अनिवार्यता किसके प्रयत्नों का परिणाम है। सी राजगोपालचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चेन्नई में सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि हिंदी को हिंदुस्तान की महाभाषा किसने कहा है। हिंदी को हिंदुस्तान की महाभाषा किसने कहा है, तो वो कहा था बेटा किसने, गिलक्राइस्ट जी ने। किसने कहा था, गिलक्राइस्ट जी ने। ठीक है, भाषा संवर्धनी सभा का संस्थापक कौन है, तो भाषा संवर्धनी सभा का संस्थापक आपको बताना है, तो वो हमारे हो जाएंगे कौन से, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक कौन हो जाएंगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। ये आपने पढ़े भी होंगे। आगे क्वेश्चन है कि किसी दक्षिण भारतीय ऐसे व्यक्ति को शिक्षित नहीं मानना चाहिए जिसने हिंदी में कोई लिखित या मौखिक परीक्षा पास ना की हो। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है, डॉक्टर शंकर राजू का, डॉक्टर भास्करन का, अनंत सैनम आयंगर का, या टी विजय राघवाचार्य जी का। तो यहाँ पर 44 का क्या हो जाएगा आपका बेटा, टी विजय राघवाचार्य जी। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, डी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला है कि निम्नलिखित पत्रों को उनके संपादकों के साथ सुमेलित करना है। कौन सा पत्र किसके द्वारा संपादित किया गया है, तो मैं आपको बता देता हूं बेटा, एक विकल्प अभी इसमें छूटा जा रहा है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं। तो जो अभ्युदय है, तो अभ्युदय वास्तविकता में पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा संपादित किया गया था, या प्रकाशित किया गया था, या प्रकाशित किया जाता था। संघर्ष जो है, तो संघर्ष पत्र आचार्य नरेंद्र देव जी के द्वारा संपादित किया जाता था। इसके बाद प्रताप जो पत्र था वो गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा, और मतवाला किसके, सूर्यकांत त्रिपाठी जी के द्वारा प्रकाशित किया जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 45 का क्या हो जाएगा, 45 का क्या हो जाएगा, ए का 4, बी का 3, 2 1, 4 3 2 1 वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, यानी ए नंबर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है कि पंजाब में हिंदी का प्रचार मुख्य रूप से किसने किया। तो पंजाब में हिंदी का प्रचार मुख्य रूप से किसने किया, आपको बताना है। तो पंजाब में किया था किसने, सिद्धाराम फुल्लोरी जी ने। सिद्धाराम फुल्लोरी जी ने पंजाब में हिंदी का प्रचार प्रसार मुख्य रूप से किया। आगे है, इस समय देश की एकता के लिए हिंदी अनिवार्य है। इस समय देश की एकता के लिए हिंदी अनिवार्य है, किसका कथन है, तो ये जो कथन है ये था महात्मा गांधी का, भीमराव अंबेडकर का, राजा राम मोहन राय का, या केशव चंद्र सेन का। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। ठीक है, नेक्स्ट है, आर्य समाज के किस नियम के अनुसार आर्य समाजी को हिंदी पढ़ना अनिवार्य है। आर्य समाज के किस नियम के अनुसार आर्य समाजी को हिंदी पढ़ना अनिवार्य है, दूसरे, तीसरे, चौथे या पांचवें। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, पांचवें नियम के अनुसार प्रत्येक आर्य समाज का जो भी व्यक्ति है उसको हिंदी पढ़ना
आवश्यक है। ये किस नियम में है? 5वें नियम में। ठीक है। इसके बाद है हिंदी का प्रचारक बनकर दक्षिण भारत में हिंदी का प्रचार करने वाले महानुभाव कौन हैं? तो दक्षिण भारत में हिंदी का प्रचार करने वाले महानुभाव को आपको बताना है। तो वो हो जाएंगे आपके कौन से? काका कालेलकर, महात्मा गांधी, गुरु नानक देव और दयानंद सरस्वती। तो ये हैं आपके कौन? काका कालेलकर और मोटरी सत्यनारायण। कौन है? काका कालेलकर और मोटरी सत्यनारायण जी हैं, जिन्होंने हिंदी का प्रचारक बनकर दक्षिण भारत में हिंदी का प्रचार प्रसार किया है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपके लिए कि मेरे लिए हिंदी का प्रश्न स्वराज्य का प्रश्न है, यह कथन किसका है? तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा किसका है? महात्मा गांधी जी का है। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। मेरा यह मत है कि हिंदी ही हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा हो सकती है और होनी चाहिए। मेरा यह मत है कि हिंदी ही हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा हो सकती है और होनी चाहिए। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है, ये कथन भी किसके द्वारा दिया गया था? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है हिंदी प्रचार का उद्देश्य केवल यही है कि आजकल जो काम अंग्रेजी से लिया जाता है वह आगे चलकर हिंदी में लिया जाएगा। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो था ये सुभाष चंद्र बोस जी का कथन था। किसका कथन था? सुभाष चंद्र बोस जी का। यहाँ पर डी नंबर आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है भारत को एक सूत्र में बांधने के लिए हिंदी को ही राष्ट्रभाषा होना चाहिए। भारत को एक सूत्र में बांधने के लिए हिंदी को ही राष्ट्रभाषा होना चाहिए। यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? तो यह कथन बेटा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। भारत के सभी स्कूलों में हिंदी की शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? तो ये तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। और ये किसका कथन था? एनी बेसेंट का कथन था। किसका कथन था? एनी बेसेंट, यानी बी नंबर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है हिंदी को ऊंची से ऊंची शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। यह कथन किसका है? हिंदी को ऊंची से ऊंची शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। तो ये कथन है आपके प्यारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। किसका कथन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का कथन है कि हिंदी को ऊंची से ऊंची शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है मैं कुंजी कहता हिंदी को खुलता जिससे सामूहिक मन क्षेत्रवृत्ति से उठकर ही हम कर सकते जनराष्ट्र संगठन। उपरोक्त पंक्तियों का रचनाकार कौन है? तो वास्तविकता में इन पंक्तियों का जो रचनाकार है वो कौन हो जाएगा? तो वे हो जाएंगे सुमित्रा नंदन पंत जी। कौन हो जाएंगे? सुमित्रा नंदन पंत जी। यानी डी नंबर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे यहाँ पर कुछ वक्तव्य दिए गए हैं तो यहाँ पढ़ लेंगे इसको। हिंदी विश्व की महान भाषाओं में से एक है। संसार के मुख्य रेडियो और दूरदर्शन संस्थान वॉइस ऑफ अमेरिका, रेडियो मॉस्को, रेडियो पीकिंग, रेडियो श्रीलंका, ब्रॉडकास्टिंग सर्विस आदि हिंदी में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि ये जो एक कथन है क्या ये सत्य है? आर इसकी व्याख्या करता है, सही व्याख्या करता है या नहीं? तो यहाँ पर देखिए जो हैं वो दोनों ही क्या हैं बेटा? सही हैं। और आर कारण जो है वो कथन एक ही सही व्याख्या भी करता है। तो यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा? ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिजी का सूचना विभाग निम्नलिखित में से किस पत्रिका का प्रकाशन कर रहा है? फिजी का सूचना विभाग निम्नलिखित में से किस पत्रिका का प्रकाशन कर रहा है? तो फिजी का जो सूचना विभाग है वो शंख पत्रिका का प्रकाशन कर रहा है। ठीक है। किसका? शंख पत्रिका का प्रकाशन कर रहा है। फिजी का प्रेमचंद्र किसे कहा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिजी का प्रेमचंद्र किसे कहा गया है? फिजी का प्रेमचंद किसे कहा गया है? तो वो कहा जाता है आर रामास्वामी को, अभिमन्यु अनंत को, जोगिंदर सिंह कंबल को या डॉक्टर भास्करन को। तो वो कहा जाता है किसको? जोगिंदर सिंह कंबल जी को। फिजी का प्रेमचंद। ठीक है। आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर आपका है 60 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पर भी एक कथन है। इन कथनों को बड़े आराम से पढ़ा करो, बड़ी अच्छी नॉलेज होती है इसमें। भारत के बाहर मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, त्रिनिडाद आदि देशों में अब मौलिक लेखन हो रहा है। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में अभी उपर्युक्त देश में लिखे जा रहे
साहित्य की चर्चा ना के बराबर हुई है। तो क्या ये सही है? तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो सही आंसर होने वाला है वो होने वाला है कि ए और आर दोनों सही हैं, ए की आर व्याख्या भी करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही क्या हो जाएगा? डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि अशोक के समय में राजभाषा थी, तो अशोक के समय में कौन सी राजभाषा थी आपको बताना है। तो वास्तविकता में अशोक के समय पर कौन सी भाषा थी? पाली भाषा थी। ठीक है, इसके बाद है कि मुस्लिम शासन में मोहम्मद गौरी से लेकर अकबर तक निम्नलिखित में से कौन सी राजभाषा थी। तो मुस्लिम शासन में मोहम्मद गौरी से लेकर अकबर तक निम्नलिखित में से जो भाषा थी वो हो जाएगी आपकी कौन सी? हिंदी। ठीक है, कौन सी राजभाषा थी? तो हिंदी राजभाषा थी। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो अगला प्रश्न है कि अकबर के गृह मंत्री टोडरमल के आदेश से निम्नलिखित में से किस भाषा को राजभाषा का पद मिला? किस भाषा को राजभाषा का पद मिला? तो अकबर के गृह मंत्री टोडरमल के आदेश से जो हमारी फारसी भाषा थी इसको राजभाषा का पद मिला था। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब तक फारसी को राजभाषा बनाए रखा? ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब तक फारसी को राजभाषा बनाए रखा? तो वो बनाए रखा था कब तक? 1833 तक। कब तक? 1833 तक। ठीक है, इसके बाद अगला है कि भारत में अंग्रेजों को राजभाषा बनवाने का श्रेय आप किसे देंगे? भारत में अंग्रेजी को राजभाषा बनवाने का श्रेय आप किसे देंगे? तो यहाँ पर जो जाता है वो जाता है किसको? लॉर्ड मैकाले जी को। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड मैकाले। ठीक है, यानी देखो भारत में फारसी भी राजभाषा रह चुकी है, अंग्रेजी भी राजभाषा रह चुकी है और साथ ही साथ में हिंदी राजभाषा जो चल रही है। ठीक है, उर्दू की जगह हिंदी को राजभाषा बनाए जाने के लिए सबसे पहले पत्र व्यवहार किसने किया? सबसे पहले पत्र व्यवहार किसने किया था? उर्दू की जगह हिंदी को राजभाषा बनाए जाने के लिए सबसे पहले पत्र व्यवहार किसने किया था? महात्मा गांधी ने, भीमराव अम्बेडकर ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने या दयानंद सरस्वती जी ने? तो वास्तविकता में पत्र व्यवहार सबसे पहले किसने किया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सभी सभ्य देशों की अदालतों में उनके नागरिकों की बोली और लिपि का प्रयोग किया जाता है। यही ऐसा देश है जहां अदालती भाषा ना तो शासकों की मातृभाषा है और न प्रजा की। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। यानी भारत के बारे में उन्होंने कहा है कि सभी देशों की अदालतों में उनके नागरिकों की बोली और लिपि का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यही ऐसा देश है जहां अदालती भाषा ना तो शासकों की भाषा है और ना प्रजा की। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है 8वां, निम्नलिखित में से किसके प्रयत्नों से राजभाषा के रूप में हिंदी को उर्दू के समान अधिकार मिला? निम्नलिखित में से किसके प्रयत्नों से राजभाषा के रूप में हिंदी को उर्दू के समान अधिकार मिला? तो वो कौन से किसके संघर्ष थे? तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी के। ठीक है, किसके? पंडित मदन मोहन मालवीय जी के। ठीक है, राजभाषा हिंदी देश की एकता को कश्मीर से कन्याकुमारी तक अधिक सुदृढ़ बना सकेगी। यह कथन किसका है? तो राजभाषा हिंदी देश की एकता को कश्मीर से कन्याकुमारी तक अधिक सुदृढ़ बना सकेगी। यह कथन जो है यह कथन किसका है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का है। ठीक है, इसके बाद आगे पढ़ेंगे। 10वां क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में हिंदी को मान्यता कब प्रदान की गई? तो हिंदी को मान्यता प्रदान की गई थी, सब जानते हो कब मान्यता प्रदान की गई थी। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा 14 सितंबर 1949 को। कब? 14 सितंबर 1949 को। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। संविधान की धारा 120 के अनुसार संसद में कार्य लोकसभा अध्यक्ष की इच्छानुसार किसी भी भाषा में किया जाएगा, केवल हिंदी में किया जाएगा, केवल अंग्रेजी में, हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा। तो ये तो सभी इजी है, सभी लोग जानते हैं कि हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके पास 12वां क्वेश्चन है, और 12वां क्वेश्चन है कि संविधान की धारा 120 के अनुसार यथास्थिति लोकसभा का अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति किसी सदस्य को निम्नलिखित में से किस भाषा में संबोधित करने की अनुमति दे सकता है? तो वो दे सकता है अनुमति किसमें? मातृभाषा में। किसमें संबोधित करने की अनुमति दे सकता है? तो मातृभाषा में संबोधित करने की अनुमति दे सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी की घोषणा की गई थी? तो ये सभी को मालूम है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 343। कौन सा हो जाएगा, अनुच्छेद 343, 343। ठीक है, बी नंबर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 14वां, राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा कि राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति का उल्लेख जो है वो किस में है, अनुच्छेद 344 में है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। राजभाषा आयोग के गठन का आदेश, राजभाषा आयोग के गठन का आदेश कब प्रकाशित हुआ था? तो राजभाषा आयोग के गठन का आदेश जो है वो हुआ था कब, 7 जून 1955 को। कब हुआ था, 7 जून 1955 को। यहाँ पर आपका जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, डी नंबर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि राजभाषा आयोग की सिफारिशों की जांच के लिए संविधान के अनुच्छेद 344 के 4वें खंड में या 4वें खंड के अनुसार एक समिति का गठन किया गया, जिसमें लोकसभा के 20 तथा राज्यसभा के 10 सदस्य थे। जिसमें लोकसभा के कितने सदस्य, 20 सदस्य थे, और राज्यसभा के कितने सदस्य थे, 10 सदस्य थे। यही वाला आंसर सही है, गलत वालों को हम नहीं पढ़ेंगे, कन्फ्यूज हो जाओगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि राजभाषा आयोग की संस्तुतियों की जांच के लिए समिति की कितनी बैठकें हुई थीं? तो आपको बताना है भैया कि राजभाषा आयोग की संस्तुतियों की जांच के लिए समिति की जो बैठकें हुई थीं वो 26 बैठकें हुई थीं। कितनी बैठकें हुई थीं, 26 बैठकें हुई थीं। दूसरे विकल्पों को मत पढ़ना, कन्फ्यूज हो जाओगे। ठीक है, ऐसे प्रश्नों में केवल हम एक ही विकल्प पढ़ा करें। राजभाषा आयोग की प्रथम बैठक कब हुई? तो राजभाषा आयोग की जो बैठक है वो कब हुई, 15 जुलाई 1955 को हुई थी। सी नंबर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि राजभाषा आयोग की संस्तुतियों की जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? तो उन्होंने अपनी जो रिपोर्ट थी वो 8 फरवरी 1959 को प्रस्तुत की थी। इसके बाद है राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राजभाषा आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो बाल गंगाधर खरे थे। कौन थे? बाल गंगाधर खरे जी थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संविधान का अनुच्छेद 345 किससे संबंधित है? तो बताइए भैया, संविधान का अनुच्छेद 345 किससे संबंधित है? तो 345 जो संबंध है किससे, राज्य में प्रयुक्त होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अनेक या हिंदी को अंगीकृत करने से, यानी कि राजभाषा बनाए जाने से संबंधित है। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट है, एक राज्य तथा दूसरे राज्य में मध्य तथा राज्य व संघ के मध्य संचार की वही भाषा होगी जो उस समय संघ की राजभाषा होगी। इसका उल्लेख आपको बताना है कि किस अनुच्छेद में हुआ है। तो ये हुआ है किसमें, अनुच्छेद 346 में। ठीक है, 346 में। एक राज्य तथा दूसरे राज्य में मध्य तथा राज्य व संघ के मध्य संचार की वही भाषा होगी, यानी संचार की भाषा का संबंध किस अनुच्छेद से है, 346 से है। ठीक है, नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 347 में उल्लिखित है। तो क्या उल्लिखित है ये बताओ भैया जरा। तो संविधान के अनुच्छेद 347 में क्या उल्लिखित है? तो वहाँ पर उल्लिखित है कि किसी राज्य की जनसंख्या के पर्याप्त भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध हैं। किसमें? 347 में। ठीक है, जिसे आप अल्पसंख्यक के लिए भी यूज करते हो। ठीक है, वही है जो आप अल्पसंख्यक वगैरह पढ़ते हो, लेकिन वास्तविकता में विवरण आ जाए तो इस प्रकार से हमें उसका उत्तर देना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालयों और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो वो दिया गया है किसमें बेटा? 348 में। ठीक है, इसके बाद है, संविधान के अनुच्छेद 348 के अनुसार उच्चतम न्यायालय में तथा प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाहियां होंगी। किसमें होंगी? तो ये होंगी किसमें बेटा? अंग्रेजी में। ये हमारे लिए थोड़ी सी शर्म की बात है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम 26वें क्वेश्चन पर चलेंगे और 26वां क्वेश्चन है हमारा कि भाषा संबंधी विधियों को अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? भाषा संबंधी विधियों को अधिनियमित करने के लिए
विशेष प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? बताएं भैया फटाफट। तो ये है किसमें? अनुच्छेद 349 में। किसमें? 349 में। ठीक है, यहाँ पर आपका सी नंबर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसके बाद है निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद में शिकायतों को दूर करने के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 349। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? 349। और अगला है संविधान के अनुच्छेद 350 का में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख हुआ है? तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर है, 1 मिनट भैया, 28वें 27 में हमने क्या बताया है आपको? तो 27 में हमने आपको शायद बता दिया है 349। यहाँ पर 350 होगा। क्या होगा? 350 होगा। डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद में शिकायतों को दूर करने के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 350। ठीक है, अगर गलती से हमने 26 का बता दिया हो तो 26 का यहाँ पर बेटा 349 है। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, 26 का 349 हो जाएगा। और 26वां क्वेश्चन आपका ये रहा, भाषा संबंधी विधियों को अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो 349 में है। ठीक है, और 27 में आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा। और 28 में हम पढ़ने वाले थे। तो संविधान के अनुच्छेद 350 का में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख हुआ है? तो किसका उल्लेख हो जाएगा बेटा? तो ये हो जाएगा प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध कराना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति का उल्लेख है? तो यह हो जाएगा आपका अनुच्छेद 350 खा में। अनुच्छेद 350 खा में क्या भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 350। ठीक है, वर्तमान में संविधान की 8वीं सूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख मिलता है? यानी 8वीं अनुसूची में। तो सब लोग जानते हैं, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, 22। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा, अरे भैया कहाँ जा रहे हो? निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? यानी 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा सम्मिलित नहीं है? तो वो नहीं है कौन सी बेटा? वो नहीं है कौन सी? कोंकणी। कौन सी नहीं है? 1 मिनट, कोंकणी तो है यार, कौन सी नहीं है? मगही नहीं है। ठीक है, वीडियो लंबी हो रही है तो दिमाग खराब हो रहा है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, मगही। ठीक है, मगही भाषा जो है वो 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य की राजभाषा हिंदी नहीं है? तो किस राज्य की राजभाषा हिंदी नहीं है? तो झारखंड की तो है, उत्तराखंड की भी है, हरियाणा की भी है, तमिलनाडु की नहीं है। यहाँ पर आपका सही आंसर क्या चला जाएगा? ए नंबर चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद है 33वां क्वेश्चन कि संविधान के अनुच्छेद 351 में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? संविधान के अनुच्छेद 351 में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख किया गया है? तो वो किया गया है 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। यानी प्रचार प्रसार के लिए इसमें निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है हमारा कि मुंशी आयंगर फॉर्मूले से विख्यात अनुच्छेद है। मुंशी आयंगर फॉर्मूले से विख्यात अनुच्छेद कौन सा है? तो वो हो जाएगा हमारा संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक। क्लियर। अगला क्वेश्चन है कि 24 अप्रैल 1960 ईस्वी में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई अधिसूचना में सम्मिलित नहीं है। तो क्या सम्मिलित नहीं है? वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली का निर्माण, या फिर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए हिंदी का सेवाकालीन प्रशिक्षण। तो मैं यहाँ पर फालतू सब ना पढ़ करके सीधा आपको आंसर बताता हूँ कि यहाँ हो जाएगा हिंदी साहित्य की नवरचित उत्कृष्ट कृतियों का या उत्कृष्ट कृतियों को पुरस्कृत करना। ठीक है, ये सम्मिलित नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। संविधान के 58वें संशोधन अधिनियम 1987 द्वारा, संविधान के 58वें संशोधन अधिनियम 1987 द्वारा आपको बताना है कि संविधान के हिंदी रूपांतर को वैधानिक मान्यता प्रदान की गई है, या फिर राजभाषा आयोग के कार्यों का विस्तार किया गया है,
या फिर कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी भाषाओं को सम्मिलित किया है, या मैथिली, संथाली और डोंगरी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। तो 58वें संविधान संशोधन में आपको बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा कि संविधान के हिंदी रूपांतर को वैधानिक मान्यता प्रदान की गई है, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ था? तो राजभाषा अधिनियम 25 अप्रैल व 7 मई 1963 को पारित हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। राजभाषा अधिनियम 1963 कब संशोधित किया गया? तो यहाँ पर हो जाएगा 1967 में संशोधित किया गया था। क्या हो जाएगा 38 का आपका सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। राजभाषा अधिनियम या राजभाषा नियम 1976 के अनुसार देश भर के केंद्रीय सरकारी कार्यालयों को 3 वर्गों में बांटा गया है। ये वर्ग आपको बताना है कौन कौन से वर्ग हैं। हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी, दक्षिणी, पूर्वी और उत्तरी। तो ये तो सब बेवकूफ़ी है। वास्तविकता में 3 भाग कौन है? वो का, खा और गा हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। और अगला प्रश्न है कि राजभाषा नियम 1976 के अनुसार देश के किसी भी भाग में कहीं से प्राप्त हिंदी पत्रों का जवाब देना होगा हिंदी में, अंग्रेजी में, संबंधित राज्य की भाषा में या किसी भी भारतीय भाषा में। तो यहाँ तो नॉर्मल सी बात है, किसमें देना होगा? राजभाषा 1976 के अनुसार तो ये देना चाहिए हमको किसमें? हिंदी पत्रों का जवाब हिंदी में ही देना होगा। हिंदी पत्रों का जवाब अंग्रेजी में दोगे तो काट के फेंक देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा 40 का ए नंबर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे है राजभाषा नियम 1976 के अनुसार यदि किसी आवेदन पत्र या अपील में आवेदक के हस्ताक्षर हिंदी में हैं तो उस पत्र का उत्तर किस भाषा में दिया जाएगा? तो राजभाषा नियम 1976 के अनुसार यदि किसी आवेदन पत्र पर या अपील में आवेदक के हस्ताक्षर हिंदी में हैं तो उस पत्र का उत्तर किस भाषा में दिया जाएगा? तो वो दिया जाएगा किसमें? केवल हिंदी में। अगर बेटा हम ये चलता रहता तो अगर हम हिंदी में हस्ताक्षर करते तो जवाब भी हिंदी में ही आता। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर ठीक हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। राजभाषा नियम या अधिनियम 1976 के अनुसार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के कार्यालयों को पत्रादि अंग्रेजी में भेजने का निर्देश है? तो आपको बताना है कि यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा कौन सा? गा वर्ग को। ठीक है, किसको हो जाएगा? गा वर्ग को। यहाँ पर आपको बता दें 3 वर्ग थे, का, खा, गा। तो उसमें गा वर्ग को आज़ादी है, अंग्रेजी में भेजने का निर्देश है। ठीक है, इसके बाद है राजभाषा नियम 1976 के अनुसार खा वर्ग के कार्यालयों में पत्र व्यवहार संबंधी निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? सामान्यतः हिंदी पत्र भेजे जाएंगे। यदि कोई पत्र अंग्रेजी में जाए तो उसका हिंदी अनुवाद अवश्य संलग्न किया जाए। यदि कोई कार्यालय अन्य भाषा में पत्र व्यवहार चाहे तो उस पत्र के साथ उसका हिंदी अनुवाद भेजा जाए, या फिर किसी भी पत्र का अंग्रेजी अनुवाद ना भेजा जाए। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गा में, कि किसी भी पत्र का अंग्रेजी अनुवाद ना भेजा जाए। डी नंबर आप पढ़ लीजिए, डी नंबर ही हमारा क्या है यहाँ पर सही आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार किस वर्ग के कार्यालयों को हिंदी में ही पत्र भेजे जाएं? यदि परिस्थिति बस अंग्रेजी में पत्र भेजना आवश्यक हो तो उसका हिंदी अनुवाद भी भेजा जाएगा। तो ये तो अब आप लोगों के लिए आसान हो गया होगा, और यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? का वर्ग। ठीक है, चलिए केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो संबंधित है, तो केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो संबंधित किससे हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग से। कहाँ से? गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग से। और इसके बाद है केंद्रीय हिंदी समिति के पदेन अध्यक्ष कौन थे? तो केंद्रीय हिंदी समिति के पदेन अध्यक्ष राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। तो यहाँ पर सही आंसर होता है आपका प्रधानमंत्री जी। ठीक है, निम्नलिखित में से का क्षेत्र का राज्य है? तो निम्नलिखित में से का क्षेत्र का राज्य बताना है आपको। तो यहाँ 47 का आपका होने वाला है कौन सा? डी यानी दिल्ली। ठीक है, भारत की राजभाषा है हिंदी और अंग्रेजी, केवल हिंदी, केवल अंग्रेजी या फिर उर्दू। तो यहाँ पर तो आप अपना कह सकते हैं कि भारत की जो राजभाषा है वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों हैं, लेकिन हिंदी को हम लोग बहुत अच्छा मानते हैं। तो हम लोग हमेशा कहते रहते हैं कि हिंदी हिंदी हिंदी, लेकिन हिंदी और अंग्रेजी दोनों। ठीक है,
हिंदी हमारी राजभाषा, अंग्रेजी सहभाषा हो जाएगी। इसके बाद है केंद्र सरकार के सह राजभाषा। तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों को हिंदी सिखाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, हिंदी शिक्षण योजना स्टार्ट की गई है। ठीक है, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को हिंदी सिखाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? हिंदी शिक्षण योजना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा नगर खा क्षेत्र में है? तो ये का, खा और गा क्षेत्र हम आपको पढ़ा देंगे कि कौन सा राज्य कहाँ किस क्षेत्र में आता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा? अहमदाबाद। खा क्षेत्र में कौन सा आता है? अहमदाबाद। ठीक है, अष्टम अनुसूची में अंग्रेजी को सम्मिलित करने के लिए निजी बिल किसने प्रस्तुत किया था? तो अष्टम अनुसूची में अंग्रेजी को सम्मिलित करने के लिए निजी बिल जो है वो फ्रैंक एंथनी ने प्रस्तुत किया था। यहाँ पर डी आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राजभाषा नीति संबंधी राष्ट्रपति का पहला आदेश कब जारी हुआ था? तो राजभाषा नीति संबंधी राष्ट्रपति का पहला आदेश जो है वो हुआ था आपका कब? 27 मई 1952। कब हुआ था? 27 मई 1952। बेटा ये आपको पढ़ने में बोरिंग लगे लेकिन ये जानकारी आपको अवश्य होनी जरूरी है। 53 किस संविधान संशोधन द्वारा सिंधी को अष्टम अनुसूची में सम्मिलित किया गया था? तो वो हो जाएगा आपका कि 21वें संशोधन के द्वारा सिंधी को अष्टम अनुसूची में सम्मिलित किया गया था। संविधान के 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा अष्टम अनुसूची में निम्नलिखित में से किन भाषाओं को सम्मिलित किया गया? इजी क्वेश्चन है, बार बार आप इन क्वेश्चनों को पढ़े हो। तो यहाँ पर हो जाएगा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, यानी चंगन का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर राइट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आज की सीरीज का, और लास्ट क्वेश्चन है आपका कि संविधान के 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा कितनी भाषाओं को भारतीय भाषाओं में सम्मिलित किया गया था? तो इसका आंसर जो आपको है वो कमेंट करना है। तो आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।